आधी रात को आखिरकार अमित शाह को जेपी नड्डा को क्यों पटना पहुंचना पड़ा? ये तस्वीरें क्या कहती हैं? शपथ ग्रहण समारोह होना है और शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले आधी रात को जेपी नड्डा और अमित शाह उनका हवाई जहाज पटना में उतरता है और पटना में तमाम भाजपा के नेता अमित शाह को पटका पहना करके स्वागत करते हैं। आखिरकार क्या ऐसा था जिसके लिए अमित शाह को और जेपी नड्डा को रात को ही निकलना पड़ा? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री, वो आज सुबह पहुंचे, लेकिन अमित शाह और जेपी नड्डा रात को ही आए। ऐसी क्या वजह थी? नीतीश कुमार के चेहरे का ऐलान भी हो गया था। उधर दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम का भी ऐलान हो गया, और फिर भी आधी रात को क्यों पहुंचना पड़ा? बीजेपी ने बिहार के अंदर कोई नया दांव क्यों नहीं चला? बीजेपी जो हमेशा से सरप्राइज देने वाली पार्टी रही, उसने कोई नया दांव क्यों नहीं चला? क्यों बीजेपी बस नीतीश कुमार को स्वीकार कर रही है? अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पटना के अंदर दोपहर में गांधी मैदान में नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी खुद पहुंचेंगे। बीजेपी एनडीए के 11 राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री वो पहुंचेंगे, यानी नीतीश कुमार तय है। लेकिन सवाल है कि क्यों, जब बीजेपी इतनी मजबूत है तब नीतीश कुमार को क्यों स्वीकार कर लिया? नीतीश कुमार कैसे बीजेपी को इतने खास हो गए, इतने प्रिय हो गए? हालांकि वो पुरानी बातें तो मैं याद नहीं दिलाऊंगा आपको, जब नरेंद्र मोदी खुद नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाते रहे, और बीजेपी जो नीतीश कुमार के डीएनए, जो पलटने वाले डीएनए है, राजनीतिक तौर पर जो डीएनए है, उसको जानती है। फिर भी बीजेपी के पास में आज जब मजबूत मौका है, बीजेपी मजबूत स्थिति में है, अच्छा मौका है बीजेपी के पास में, तब भी बीजेपी नीतीश कुमार को क्यों स्वीकार कर रही है? यह बहुत बड़ा सवाल है। लोगों की यह बात गले नहीं उतर रही है कि बीजेपी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने के बावजूद नीतीश के आगे नतमस्तक क्यों है? नीतीश इतने जरूरी भाजपा के लिए कब से हो गए कि भाजपा हर बार सरप्राइज देने वाली पार्टी, और यहां आकर के इतना बड़ा जनादेश ला करके, ऐसा नंबर ला करके जो भाजपा के नेताओं को भी यकीन नहीं हो रहा था, जिसके बारे में अमित शाह नहीं बोल पा रहे थे कि 160 सीटें आएंगी, यहां तो 202 सीटें आ गई, तब भी बीजेपी अपना सीएम नहीं बना रही है। बीजेपी के नेता जो गाहे बगाए इधर उधर सब जगह बोलते रहे कि बीजेपी का सीएम बनना चाहिए, बहुत हुआ नीतीश कुमार, इस बार बीजेपी, लेकिन फिर बीजेपी क्यों नहीं हो रही है? इस चीज को जरा परत दर परत समझिए कि आखिरकार क्यों और कैसे ये सब कुछ हो रहा है। अगर आप 10 पॉइंट में इस पूरी पिक्चर को समझेंगे तो आपको भी लगेगा कि जो दिखाई दे रहा है और जो दिखाया जा रहा है, या जो है असलियत में, इस सब के बीच में वाकई अंतर तो है। सबसे पहले सबसे बड़ा पॉइंट, और आप बताइए इसमें कि मैं जो सवाल रख रहा हूं, जो सवाल पूछ रहा हूं, इसमें कहां तक और कितनी सच्चाई है। सबसे पहली सबसे बड़ी चीज, बीजेपी हमेशा से सरप्राइज देने वाली पार्टी रही है। कभी भी बीजेपी वो नहीं करती रही है जो बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर दिखाई दे रहा हो, या जो सबकी जुबान पर हो, या फिर जिसके बारे में आम तौर पर धारणा हो। बीजेपी वो काम नहीं करती है। सरप्राइज देने वाली पार्टी बीजेपी रही है। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया, मोहन यादव, जिनके बारे में दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं, उनको बैठा दिया। वसुंधरा राजे, बड़ी नेता, कद्दावर नेता, उनको हटा दिया, और भजनलाल शर्मा को बैठा दिया, यानी जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं, जो दूसरी तीसरी लाइन में बैठा है, उसको बैठा दिया। तो बीजेपी तो ऐसी सरप्राइज देने वाली पार्टी रही है। फिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है कि जय नीतीश तय नीतीश इस झंडे के साथ में क्यों चल रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल का उत्तर आप दीजिए। दूसरी बड़ी बात, नरेंद्र मोदी की राजनीति को समझिए, नरेंद्र मोदी को समझिए आप। और मुझे लगता है कि आज जो 10 पॉइंट मैं बता रहा हूं, कुछ समय के बाद में इस खबर पर हम फिर चर्चा करेंगे, अगर कुछ उठापटक होती है तब। नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते रहे हैं कि जब आदमी बीमार ना हो, स्वस्थ हो,
ये नोटबंदी के समय पर उनका तर्क था कि नोटबंदी के समय पर जीडीपी अच्छी जा रही है, फिर क्यों नोटबंदी कर दी। तो उन्होंने कहा था कि जब आदमी स्टेबल हो जाए, मरीज स्टेबल हो जाए, तब जाकर के ऑपरेशन होता है। यानी जब आदमी बीमार ना हो, जब आदमी स्वस्थ हो, मजबूत हो, तभी उसमें उठापटक करके कुछ नई जगह पर छलांग लगाने की क्षमता होती है। तो बीजेपी इस वक्त में बीमार नहीं है, कमजोर नहीं है। बीजेपी इस वक्त में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। वो एक छलांग लगा करके नीतीश को हटा करके अपना सीएम बना सकती है, इस पोजीशन में है। और अभी हाल फिलहाल में कोई चुनाव भी नहीं है। तो फिर यहां पर नीतीश कुमार को क्यों स्वीकार कर लिया गया? क्या ये बात आपके गले उतर रही है? क्या इस बात को आप सहज तौर पर स्वीकार कर पा रहे हैं? ये मेरा आपसे सवाल है। इसके बाद में सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा जनादेश बीजेपी के पास में, 202 सीटें। और बीजेपी को तो ये माना जा रहा था कि अगर 140 के आसपास भी बीजेपी पहुंच जाएगी, एनडीए पहुंच जाएगा, तो नीतीश कुमार को यह कहकर के मना लिया जाएगा कि देखिए भैया, पिछली बार हम कम सीटों पर थे, आपको सीएम बनाया, इस बार भले ही आप कम सीटों पर रह जाए, इस बार हमें सपोर्ट करिए। यानी इतना बड़ा जनादेश और उसके बाद में भी इतनी ठंडक, इतनी शांति क्यों है? बताइए जरा। यह बहुत बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र के अंदर वहां पर ऐसा नहीं कि बीजेपी के पास में एक तरफा अपनी जो है वो इतनी सीटें आ गई कि वो मुख्यमंत्री बना सकती है। कुछ सीटों की वहां पर भी जरूरत है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने वहां पर बदलाव कर दिया, देवेंद्र फडणवीस को बना दिया। यहां पर बीजेपी ने कुछ नहीं किया। तो इतना बड़ा जनादेश और इतनी ठंडक क्यों, ये सवाल। इसके बाद में सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार को अस्थायी तौर पर, यानी बहुत एक छोटे से 6 महीने के टाइम के लिए या फिर 1 साल के लिए, 2 साल के लिए सीएम बनाया गया है? अस्थायी तौर पर टेम्परेरी सीएम है क्या? या फिर एक नई स्क्रिप्ट पर काम किया जा रहा है? और वो नई स्क्रिप्ट ये है कि इस वक्त में पुराने चेहरे, पुराने नाम, आप देखिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ में डिप्टी सीएम वही है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। तो तकरीबन पुराना ही सब कुछ है। नए बिहार की बात हो रही थी, लेकिन पुराने ही सारे किरदार हैं, सारे चेहरे पुराने हैं। तो क्या बीजेपी किसी दिन किसी रोज ये कहेगी कि देखिए उस वक्त में हमने सब कुछ पुराना किया था, जो ट्रेंड चल रहा था उसी के साथ हम चले, और अब फिर नया कर रहे हैं, जो गुजरात मॉडल है कि एकदम से पूरी सरकार पलट दी? तो क्या वो होने वाला है? ये फिर सवाल है। बीजेपी कह रही है कि ये जोड़ी हिट है, ये जोड़ी हिट है, फिट भी है नीतीश कुमार, इसलिए सीएम हम बना रहे हैं, डिप्टी सीएम भी हमने वही रखे, ये बीजेपी कह रही है। तो भैया वो स्वास्थ्य वाला मुद्दा कहां गया, जो आप खुद कह रहे थे, बहुत सारे और लोग कहते रहे, पूरे चुनाव के दौरान होता रहा, आपके नेता लोग खड़े होते रहते थे साथ में कि कहीं नीतीश कुमार कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। जेडीयू के अंदर भी संजय झा की ड्यूटी लगाई जाती थी नीतीश कुमार के साथ में कि कुछ वो उल्टा सीधा ना कर दे। तो ये बीजेपी अब कह रही जोड़ी हिट है, फिट है, फिर स्वास्थ्य वाला मुद्दा खत्म। इसके बाद में एक चर्चा यह भी है कि 20 नवंबर को नीतीश कुमार दिल्ली फिर से आएंगे, नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, और मार्च में एमएलसी का चुनाव होना है बिहार के अंदर। तो क्या तब कुछ उठापटक होगी? अभी 6 महीने एक बार जीत की कुर्सी पर बैठा करके और तब विदाई देंगे, यह भी जो है इस बात की चर्चा चल रही है। इसके बाद में सवाल बहुत बड़ा है कि क्या बीजेपी सेब टूटने का इंतजार कर रही है, यानी फल पक जाए और फल पक करके अपने आप नीचे गिर जाए, संतरा पेड़ के ऊपर ही वो लाल हो जाए और वहीं से नीचे आकर के गिर जाए, उसको फ्रीज में पकाना ना पड़े। तो क्या नीतीश कुमार वो खुद ही जो है वो स्वास्थ्य को लेकर के ये मुद्दा वो मुद्दा, या बिहार के अंदर बदहाली की तस्वीरें उभर करके सामने आने लगे और नीतीश कुमार खुद ही कहे कि चलिए भैया अब बहुत हुआ, मैं चलता हूं। हालांकि राजनीति में ऐसा होता नहीं है और नीतीश कुमार इतने भी अस्वस्थ नहीं है कि वो कुर्सी ना चला पाए। लेकिन क्या बीजेपी फल टूटने का इंतजार कर रही है कि पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर से फल टूटेगा, उठा करके खाएंगे, मस्त स्वाद उसमें रहेगा, क्योंकि जो फल अपने आप टूट करके गिरता है उसमें स्वाद वो कुछ अलग ही होता है।
तो बीजेपी को क्या इस बात का इंतजार है? और इसके बाद में एक चीज और समझ में नहीं आ रही है कि निशांत कुमार वो चुनाव से ठीक पहले एक्टिव हुए थे, अभी फिर एक्टिव हुए और फिर उनका कोई जिक्र नहीं, कोई भूमिका नहीं। तो निशांत कुमार को लेकर के आखिरकार क्या चल रहा है? निशांत कुमार को लेकर के क्या तस्वीर बन रही है, बिगड़ रही है? यह बहुत बड़ा सवाल है। निशांत कुमार, क्या ऐसा होगा कि अभी नीतीश कुमार और उसके बाद में कुछ समय के बाद में बीजेपी अपना सीएम बनाए और निशांत को भी एमएलसी बना करके वो ले ले और नीतीश कुमार की विदाई हो जाए? तो क्या ये चल रहा है बीजेपी के अंदर? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद में एक सवाल और है, अमित शाह के बारे में, भाजपा के बारे में ये कहा जाता है कि भैया ये शाह मात वाली पार्टी है, मतलब कब पलटी मार दे, कब किस तरीके से झटका दे दे, ये वो झटका देने वाली पार्टी है। यानी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि मोदी ये कह रहे थे कि ये एनसीपी यानी नेचुरली करप्ट पार्टी है और उन्हीं के साथ जाकर के सरकार बना ली, उन्हीं को अपने साथ में ले लिया, जबकि कोई खास जरूरत नहीं थी, लेकिन तब भी साथ ले लिया। पीडीपी के साथ चले गए, जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी थी। तो बीजेपी शामात वाली पार्टी, झटका देने वाली पार्टी, और वो बीजेपी इस तरीके से ठंडी बैठ जाए, ये बात भी गले नहीं उतर रही है। कि जो पार्टी के बारे में कहा जाता है कि जिसके 10-15 विधायक भी अगर कम रह जाएंगे तब भी अमित शाह सरकार बना लेंगे, तब भी बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, जिस पार्टी के बारे में यह कहा जाता है, यह धारणा रही है कि अमित शाह का हेलीकॉप्टर और सूटकेस वो तुरंत पहुंच जाएगा और 10-15 विधायक अगर कम भी रह गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यह बात चुनाव से पहले खूब चर्चा में थी कि अगर विपक्ष को सरकार बनानी है तो कम से कम 130-40 की संख्या लेकर के आनी पड़ेगी, क्योंकि 122 से सरकार नहीं बनेगी। अगर 10 विधायक, 5 विधायक अगर ऊपर नहीं होंगे कम से कम, तो 5-10 विधायक तो कभी भी टूट करके उधर जा सकते हैं। अमित शाह कभी भी हेलीकॉप्टर और सूटकेस भेज देंगे। एक सवाल यह है कि बीजेपी के पास में नंबर है और यह कहा जाता रहा बीजेपी के अंदर खाने में कि अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, या तो अब या फिर भूल जाओ। तब भी बीजेपी क्यों नीतीश कुमार को स्वीकार कर रही है? ये सारे सवाल मुझे लगता है इस बात की तरफ साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि कुछ न कुछ तो ऐसा है जो पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है, पर्दे के सामने कुछ और दिखाया जा रहा है। इंतजार इस बात का है कि कब पर्दा उठता है और कब पर्दे के पीछे की चीजें, कब पर्दे के पीछे का सच वो लोगों के सामने आता है। बहरहाल नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं, उनको खूब बधाई हो, लेकिन बिहार की बदहाली की तस्वीर कब बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, बिहार से बेरोजगारी कब खत्म करेंगे, यह सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल का जवाब बीजेपी को भी देना है, इस सवाल का जवाब नीतीश कुमार को भी देना है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।